आज हम लोग केस 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो केस 2 हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ, क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। क्या रहेगा डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड एप्लीकेशंस लिखोगे बेटा आप लोग, एप्लीकेशंस 2, मैग्नेटिक फील्ड along to axis of circular, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। क्लियर बेटा। अब आपको क्या करना है, हमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है। कोई भी हमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है, उस लूप के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है, लूप मैंने आप लोगों को समझा दिखाया था पहले, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज कर चुके हैं। ये जैसे एक सर्कुलर आपको रिंग दिख रही है, तो कल तो हमने क्या किया था, इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सेंटर पॉइंट ये था, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n I अपॉन R हो जाएगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, अभी उसकी कुछ सेक्टर और उसके लिए भी समझाऊंगा आपको। तो ये बेसिक चीज हमारे पास था। अब हमारे पास अलोंग टू द एक्सिस हमें निकालना है, तो एक्सिस का मतलब देखो, अगर ये सर्कुलर रिंग है, दिस इज द सर्कुलर रिंग, ये एक सर्कुलर रिंग है, तो रिंग की एक्सिस का मतलब क्या हुआ, पॉइंट कहां होगा, यहां कहीं पर होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे होगा ये पॉइंट। देखो ये पॉइंट कहां होगा, एक्सिस ऑफ द रिंग पे होगा, ये पॉइंट हमारे पास कहां होगा, एक्सिस ऑफ द रिंग पे होगा। तो एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रिंग आपको कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आई, इतना सबके समझ में आया बेटा। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। क्लियर हो गया, हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है, और इस रिंग में आप ध्यान से समझेंगे, इधर ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग के लिए हमें इसके सेंटर से, इस रिंग की रेडियस थोड़ी देर के लिए मान लो आप, इसकी रेडियस है हमारे पास R इज द रेडियस ऑफ द रिंग। इस रिंग के सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर मेरे पास कोई पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट P, ये मेरे पास एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पर निकालना है। क्लियर हो गया। अब देखो बायोट-सेवर्ट लॉ जहां पे भी हम लोग यूज करते हैं, तो हमें एक क्या चाहिए होता है, एक लेंथ एलिमेंट चाहिए होता है। बायोट-सेवर्ट लॉ जहां पे भी आप यूज करोगे, तो उसके लिए आपके पास एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट होना चाहिए। तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, इस वायर में सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है, इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेंगे DL। क्या ले लेंगे, DL एक लेंथ एलिमेंट ले लिया। इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में हमने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया DL, हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया DL। क्लियर हो गया। अब इस DL के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, ये देखो DL अगर हमने ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी, देखो ये R है, ये X है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इतना इतना, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL, तो इस DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट लॉ कितना होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इस DL स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL के लिए इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कितना होना चाहिए, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। R स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको R स्क्वायर कहेंगे, उसकी वैल्यू होनी चाहिए DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आप मेरी बात समझ गए बेटा, इतना सबके समझ में आ गया।
चलो जो बच्चे अभी तक नहीं जगे बेटा इनको कॉल करो, जगाओ इनको, अपने साथियों को, सबको साथ लेके चलना है ना। आखिर सबका साथ सबका विकास होना चाहिए कि नहीं। वेरी गुड, ओके। प्रेरणा इतना क्लियर हुआ बेटा? वैभव जोशी, प्रेरणा, सचिन, ओके। नाउ बेटा अब ध्यान से समझे, हमारे पास डीएल हो गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो कांस्टेंट यही रहेगा, आई आपके पास आई ही रहेगा, करंट आई है हमारे पास, डीएल हमारे पास डीएल ही रहेगा क्योंकि हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी साइन 90? मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की थी। देखो साइन 90 क्यों हो जाएगी, ये हमारे पास जा रही है एक्सेस, देखो इधर देखो, ये हमारे पास जा रही है एक्सेस ऐसे जाएगी, और अगर हमने जो डीएल एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट ऐसे आएगा, ये आएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो जो डीएल एलिमेंट आएगा भाई, ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो ऐसे आएगा ये, तो ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये दिख रहा है भाई सौम्या जोशी? देखो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये समझ में आया, ये जो एंगल बन रहा है ये, हर्षित डंगवाल, ये एंगल समझ में आया सबके? ये एंगल दिख रहा होगा ना, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये क्योंकि डीएल की डायरेक्शन इधर को है, लेंथ एलिमेंट जो है वो इधर की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इधर को है, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं ये वाला एंगल, ये नहीं, इसकी नहीं बात कर रहा हूं, ये जो लेंथ एलिमेंट जाएगा सीधे ऐसे जाएगा, ये इस पॉइंट पर अगर आप लेंथ एलिमेंट निकालोगे तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी सीधे ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये लेंथ एलिमेंट जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और जो पॉइंट जा रहा है वो जा रहा है इधर को, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, ये देखो दो मार्करों के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो थीटा इज इक्वल टू आपको कितना लेना है, 90 डिग्री। सबके समझ में आया कि नहीं भाई? यस बोलो सारे। अपॉन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया? तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, यहां तक जो लिखा है इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, ध्यान से समझे, ये लूप है हमारे पास, आप लोगों ने 10th में भी किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी हमने, जैसे अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही थी, आपको अगर याद हो ऐसे बना रहे थे आप, ऐसे नीचे वाले के लिए आप ऐसे बना रहे थे, याद आया? 10th में सीखा होगा। और जो सेंटर वाला था, सेंटर के लिए स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट वायर जाती है, क्वेश्चन भी आता था 10th में पूछा जाता था। देखो ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो इसके लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, जैसे अगर हमारे पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऐसे बनेगी, ऐसे, याद आया? 10th में हम लोगों ने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था, ऐसे बनेगा, और एक लाइन जो सेंटर से जाएगी वो सीधे होगी, याद आ गया कि नहीं? करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ करना 10th में एक पार्ट था, क्वेश्चन था आपका। तो अब हमारे पास देखो, इधर ध्यान से समझो बेटा, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अब इस लेंथ एलिमेंट के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, यहां से ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएंगी, क्लोज्ड लूप बनाएंगी। तो किसी पॉइंट पर अगर हम देखें, एक्सेस पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसका टेंजेंशियल दिखाएगा, तो डीबी की डायरेक्शन ये होगी, क्या होगी? डीबी की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर ये डीबी की डायरेक्शन है तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल फाई का बन रहा है, ये एंगल फाई का बन रहा है। तो अब आपको देखो, ध्यान से समझो, ये एंगल हमारे पास फाई का बन रहा है और ये डीबी है। अगर ये डीबी है, डीबी इस डायरेक्शन में है और ये एंगल हमारे पास फाई का बन रहा है, तो हम देखें यहां ध्यान से देखो, इसके साथ जो ये एंगल बनेगा ये एंगल भी फाई का बनेगा। देखो ये फाई का है तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास अगेन से किसका बनेगा? फाई का बनेगा। तो इस डीबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीबी का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम कहेंगे क्या? डीबी कॉस फाई, और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा जिसको हम कहेंगे डीबी साइन फाई।
इतनी बात समझ में आ गई। डीबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीबी का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में डीबी कॉस फाई, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डीबी साइन फाई। ये एंगल फाई का है, ये वाला एंगल 90 माइनस फाई बनेगा, तो ये अगेन टेंजेंट बन रहा है, तो ये हमारे पास अगेन से कितने का एंगल बनेगा, फाई का बनेगा। तो डीबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीबी कॉस फाई एंड डीबी साइन फाई। इतना सबके समझ में आ गया। अब देखो बेटा, रिंग एक सिमेट्रिकल कंडीशन है, ध्यान से समझे, रिंग एक सिमेट्रिकल कंडीशन है। जैसे आपके पास यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हमने लिया हुआ है, इस पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो ऐसे जो इसका अपोजिट पार्ट होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएगी। क्लियर हो गया। तो सेम अगर आप डीएल यहां पर ले रहे हैं तो इसका ट्विंस ब्रदर यहां कहीं होगा, जुड़वा होगा बिल्कुल। ये क्लियर हो गया। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस भी इतनी ही होगी जितनी ऊपर वाली डिस्टेंस है, ये एंगल भी उतना ही होगा जितना ऊपर वाला एंगल बन रहा है। तो ऐसे जैसे यहाँ पर कंपोनेंट इधर को जा रहा है, यहाँ पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, डीबी की डायरेक्शन ऐसे जाएगी। क्लियर हो गया। इस डीबी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ को, वो हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और एक कंपोनेंट होगा इधर को, वो हो जाएगा डीबी साइन फाई। समझे। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन क्या बन रही है, देखो कितना बढ़िया कंडीशन बन रही है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। इसकी सिमेट्री यहां है, देखो आप ध्यान से समझो, इसकी सिमेट्री यहां पर है, ऐसे ही हर छोटे पार्ट की सिमेट्री होगी, हर छोटे पार्ट की सिमेट्री होगी, और पूरे लेंथ एलिमेंट में डीएल 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 बहुत सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। और हर एलिमेंट का वर्ड, ये वाला जो कंपोनेंट होगा डीबी कॉस फाई कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा, और ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो क्या हो जाएगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट डीबी कॉस फाई कंपोनेंट will cancel out each other, so net magnetic field is due to किसकी वजह से होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, डीबी साइन फाई कंपोनेंट ओनली, डीबी साइन फाई ओनली। ठीक है, हर किसी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, डीबी साइन फाई कंपोनेंट ही आएगा। डीबी साइन फाई कंपोनेंट क्यों आएगा, क्योंकि डीबी कॉस फाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सो यहां देखो बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू जाएगा डीबी साइन फाई प्लस डीबी साइन फाई प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक चलते जाएगा। ये क्लियर हो गया, डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई, ये n टर्म्स तक चलते जाएगा। अब अगर ये n टर्म्स तक आते जा रहा है, डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई n टर्म्स तक आते जा रहा है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, B इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई। इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या लिख देंगे इसको, इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई। क्लियर हो गया। और इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई अगर हम लिखेंगे तो डीबी साइन फाई में देखो, डीबी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डीबी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा साइन 90 डिग्री हो गया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक और टर्म यहां पर हमारे पास आ रही है, कैमरा दिखाई दे रहा है बेटा नीचे तक, थोड़ा सा नीचे करूं तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें dB इज इक्वल टू, इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ dB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब तो दिख रहा होगा कमल, IDL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरी यहां से टर्म आ रही है एक हमारे पास साइन फाई। अब साइन फाई कैसे निकालेंगे, देखो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, r के बराबर, हाइपोटेन्यूज कितना है, इतने के बराबर। तो साइन फाई को क्या लिख सकते हैं हम, r अपॉन अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, r को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू, देखो साइन फाई इज इक्वल टू होता है साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल फाई है हमारे पास तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये साइन फाई की वैल्यू होगी r अपॉन इतना इतना। क्लियर हो गया, इतना सबकी समझ में आ गया बेटा, इतना सबकी समझ में आ गया है। तो इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है, फिर देन इसके बाद का आगे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखोगे। कल लैंग्वेज कुछ लिखाया था क्या, नहीं लिखाया था, लिखो लेट अस कंसीडर a circular current carrying loop of radius. Let us consider a circular current carrying loop of radius capital R carrying I ampere of current, carrying I ampere of current. कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। इस डेरिवेशन को इंपोर्टेंट भी मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। सपोज P is any point at small x distance from center of loop या ring, from center of loop or ring along to the axis of ring, axis of the ring। लिखा, लाइन चेंज करके लिखो, we consider a small length element dl of the ring, we consider a small length element of the ring, and the magnetic field due to the ring according Biot-Savart law, the magnetic field due to ring according Biot-Savart law, the magnetic, we consider a small length element, the magnetic field due to a small length element according to Biot-Savart law is। लिखा बेटा, सारे बच्चे इतना नोट करो बेटा, फिर इसके बाद का आगे को फिर नोट कराऊंगा, ये थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, बोर्ड छोटा है मेरा। देखो बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, यहां पर से आगे हमारे पास क्या रहेगा, ये तो हमारे पास b इज इक्वल टू इतना निकाल लिया, अब ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल हमें इंटीग्रेट करना और सिंप्लीफाई करना है, फिर आगे इससे कुछ इसके केसेस बनेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इतना मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि मैं लिख पाऊँ आगे को। ठीक है, ये हमारे पास ये db sin फाई कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ये सब समझ में आ गया ना। समेशन साइन क्यों आता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स दिए हैं, उन एलिमेंट्स को हमें हर एलिमेंट को ऐड करने के बजाय हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ये आप लोगों को मैंने 11th क्लास में भी समझाया था, या आप लोग मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो तो वहां डिटेल से पढ़ ही चुके हैं। तो अब आपके पास देखो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन इतना इतना आ गया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। आई भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, देखो करंट भी कांस्टेंट, स्टडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब आर, कैपिटल आर इज द रेडियस, रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, एक पर्टिकुलर रिंग के लिए हम दे रहे हैं तो रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी। और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया है तो एक्स भी कांस्टेंट हो गया, एक फिक्स डिस्टेंस ली है, हम पॉइंट को हर बार चेंज तो नहीं करेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मान लो इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि रेडियस भी फिक्स होगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी फिक्स होगी, यानी कि ये वाली जो टर्म है आर और एक्स दोनों कांस्टेंट हो गए, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। अब यहां पर देखो बेटा ऊपर आर है, इस आर को आप बाहर ले लो, यहां नीचे हमारे पास एक और टर्म हमारे पास आ रहा है, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है इधर, और यहां पर आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ रही है कि नहीं? तो 1 पावर ये होगी, हाफ पावर ये होगी, ठीक है गुणमन जी, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। यशस्वी, मेरी आवाज आ रही है यशस्वी? ठीक है, 1 प्लस हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2। अब बचा क्या, ये तो सब कांस्टेंट टर्म है, इनको बाहर ले लिया, तो अब बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक है। अब इसी को अगर हम और लिखें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये तो हमारे पास ऐसे रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू क्या होगी भाई, डीएल देखो, डीएल एक छोटा सा पार्ट है इसका, तो इसको अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूं तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, और सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली टर्म हो चुकी है, इसको मैंने दोबारा उधर लिख दिया है तो इसको हटा दिया। तो अब यहां पर देखो बेटा, इस 2 पाई से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहां से ये कितना हो जाएगा I इंटू आर स्क्वायर, I इंटू आर स्क्वायर, I इज द करंट, R इज द रेडियस, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इतना समझ में आ गया बेटा, इतना पहले इसको नोट करो, फिर इसके बाद इसके केसेस फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां तक सबके समझ में आ गया बेटा, अब हम इसके केसेस देखते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रिंग एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारे पास कंडीशन यहां से आ गई। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे को बढ़ाते हैं। डायग्राम सबने बना लिया ना, तो डायग्राम की अभी अब हमें जरूरत नहीं है, तो आप इधर देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I इंटू आर स्क्वायर अपॉन हमारे पास हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग हो गया, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसके केसेस हम लोग देखेंगे अब आगे, ठीक है। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, इधर ध्यान से समझें, क्लियर हो गया केसेस क्या क्या बन सकते हैं। एक तो पहले केस से पहले देख लो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रिंग, इतना हो गया, क्लियर हो गया। इसी को अब ये हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो B इज इक्वल टू, पहले केस से पहले इसको आप समझ लो कि B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट है, इसको म्यू नॉट ही रहने दो, एक काम करो इसको पाई से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू यहां पे हमारे पास देखो I इंटू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अदर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ध्यान से समझो, इतना समझ में आ गया, अरे इतना समझ में आ गया,
अब इसी को फर्दर क्या लिखा जा सकता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट। अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये पहले इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 2 पाई हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर किसको दिखाएगा, एरिया ऑफ द रिंग को, ये जो रिंग है इस रिंग के एरिया को दिखाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू ए लिखेंगे इसको, आया ना, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। मेरे ख्याल से इतना भी सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। ये जो यहां पर I इंटू ए आ रहा है, करंट एंड एरिया ऑफ रिंग का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। I इंटू ए को कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे एक देखो, मूवमेंट हमेशा उस क्वांटिटी के पास होगा जो एक डाइपोल बनाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को वैसे हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक आएगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आएगा तो उसमें डिटेल्स समझेंगे, तो आप इन शॉर्ट में समझ सकते हो व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में मैंने बताया था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये क्या हो जाएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट which is responsible for its behavior in external magnetic field। अभी हम ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बन रहा है, जस्ट इसको समझ लो। यहां पर हमारे पास m is equal to I into A, I is the current, A is the area, ठीक है। तो m is equal to I into A को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। सिर्फ अभी इतना समझ लो, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया, m इज इक्वल टू आई इंटू ए को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो b इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, वेयर m इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। क्लियर हो गया, या इसी को और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में जहां तक पूछा जाएगा वही लिखना है, ये तो मैं ऐसे तो इसको बनाते जाऊंगा, कई चीजें इससे निकलते जाएंगे अभी। तो इसी को हम फर्दर क्या लिखें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और फर्दर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसी को अगर वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर से एरो लगा दो ये, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की होगी, अलोंग होगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, एरिया ऑफ सर्कल के रिंग के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमेशा ध्यान देंगे ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया, अरे इतना समझ में आया बेटा सबके, ठीक है बेटा। तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप वेयर m इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। ये तो एक लूप के लिए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहां पर m की जगह क्या आ जाएगा, NIA हो जाएगा। क्लियर हो गया, अगर लूप में n नंबर ऑफ टर्न से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक टर्न के लिए I इंटू ए आ रहा है, n टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, NIA हो जाएगा। आगे कहीं पर अगर मैं NIA लिखूं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। NIA का मतलब हुआ n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A इज द एरिया ऑफ द लूप। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब देखो बेटा, इस लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर लूप के मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लूप का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है तो इसका मतलब लूप क्या बना रहा होगा, डाइपोल बना रहा होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हेंस क्या, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे अगर आपसे कहा जाए प्रूव दैट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो आप यहां तक दिखा दोगे, ठीक है। लिखो यहां पर क्या लिख लेंगे, वेयर द, सुनो इधर अभी मैं लिखा, नोट कर लोगे आप, यहां पर लास्ट में क्या लिख देंगे, वेयर m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड हेंस वी कैन से द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर हो गया बेटा, सबके समझ में आ गया, यस और नो।
चलो आप लोग इतना सब सारे बच्चे नोट करो बेटा, जिसको जहां पर प्रॉब्लम होगी प्लीज जरूर पूछना, नीचे से नोट करके एक पॉइंट बना लेना, नोट करके एक पॉइंट बना लो बेटा इसके नीचे लास्ट में, जब ये पूरा लिख लिया तो उसके बाद एक नोट करके पॉइंट लिख लो। हेंस द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हेंस द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप is behave like a magnetic dipole moment, sorry, hence the current carrying circular loop is behave like a magnetic dipole, hence the current carrying circular loop is behave like a magnetic dipole, magnetic dipole and ठीक है बेटा, its magnetic dipole moment is given by, magnetic dipole moment is given by m is equal to nia, m is equal to nia, m is equal to nia, लिखे बेटा, where n number of turns, capital N number of turns, I current in the loop, and number of turns I current in the loop, and A area of the loop, area of the loop, लिखा बेटा, लिख लिया सबने, लिखा बेटा, ठीक है। इसी में देखो आगे और पॉइंट बना लो नोट में ही, इसी मैग्नेटिक मूवमेंट पे ही चल रहे हैं, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टू द एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is along to the area vector, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, पहले भी बताया था ना, जैसे रिंग है तो रिंग का प्लेन क्या है, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टू द एरिया वेक्टर, क्लियर हो गया। इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत पूछी जाती है, देखो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, देखो आई करंट है तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, क्लियर हो गया, एम्पियर, और ए एरिया क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एम्पियर के लिए ए यूज करते हैं, एरिया स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा ए एल स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए एल स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा बेटा। चलो अब इसके केसेस बनाते हैं, ठीक है, केसेस बनाते हैं, ठीक, क्या केसेस बनेंगे, लिखो बेटा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, देखो क्या केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन x is much greater than r, मतलब point is very far, is very far from center, ठीक है, पॉइंट सेंटर से बहुत डिस्टेंस पर, पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम सेंटर, केस वन हो जाएगा व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r, क्लियर हो गया। देखो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया b इज इक्वल टू, ऊपर वाला फॉर्मूला चलेगा जो सबसे पहले कहा था मैंने, जब उस पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले जो लिखा था, b इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला, i इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, क्लियर हो गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, x इज मच ग्रेटर देन r, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस x मच ग्रेटर देन r है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स आर से बहुत बड़ा है तो आर नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ये रिंग है, ये पॉइंट इससे वेरी फार डिस्टेंस पर है, मतलब ये आर रेडियस वेरी फार का मतलब इसकी रेडियस नेग्लिजिबल होगी। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 mm सेंटीमीटर 1 mm रेडियस का एक रिंग है और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो 5 सेंटीमीटर के कंपेयर में 1 mm कितना छोटा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। क्लियर हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू x स्क्वायर के हो जाएगा। सबके समझ में आ गया इतना। अब यहां पर देखो बेटा, तो क्या बन जाएगी, रिलेशन क्या बन जाएगी, सो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, ऐसे लिखेंगे i इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो इसकी जगह हम रख देंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर की पावर कितना बचेगा, 3/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 हो गई, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 i इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसी पे अगर हम एरिया के टर्म्स में, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में रखें, जैसे यहां से पाई से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें, तो यही रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या अगर हम यहीं पर क्या उसके टर्म्स में लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ m अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर हो गया। उस वाले फॉर्मूले से अगर रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रिंग हो जाएगा एट वेरी फार डिस्टेंस पर। आगे हम लोग देखेंगे सेम यही फॉर्मूला आता है किसी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, छोटे से मैग्नेट के किसी पोल के लिए अगर हमें निकालना होता है तो तब भी हमारे पास यही रिलेशन आती है। ठीक है बेटा, प्लीज नोट करो इसको। चलो सेकंड हमारे पास, ये तो होगी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, केस 2 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। देखो एट द सेंटर बताओ, अगर मैं सेंटर पर आ गया, तो सेंटर का मतलब ये पॉइंट, यस और नो, सेंटर का मतलब ये पॉइंट। सेंटर पर अगर आ गए तो एक्स कितना हो गया, बोलो एट द सेंटर, बोलो एट द सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0। सौम्य जोशी, वैभव, एट द सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, क्या था, i इंटू आर स्क्वायर प्लस हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, तो x की जगह 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 i इंटू आर स्क्वायर, एक्स की जगह 0 रख दिया तो ये आर क्यूब बन गया। भाई x की पावर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। ऊपर आर स्क्वायर आ रहा है, उससे इसकी 2 पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बन जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू इट बिकम म्यू नॉट अपॉन 2 क्या बन जाएगा, I अपॉन r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है बेटा, इसको इतना नोट कर लो, आज के लिए इसको इतना ही देखेंगे। ठीक है, फिर कल इसका ग्राफ और कुछ और चीजें समझेंगे, आज आप इसको इतना ही कर पाएंगे बेटा हम लोग। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।